साथियों, इस वक्त हम जालंधर में हैं और आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहा है और जिस तरीके से बहुजन इतिहास को सामने लेकर के आ रहा है। अगर बहुजन समाज की बात हो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ जो लोग रहे थे, उन लोगों में से चंद लोग हो सकता है अभी हों, लेकिन हमारी नॉलेज में जहाँ तक है, बड़े कम लोग हैं। उनमें से एक नाम अ, जो हमारी नॉलेज में आया, जो हमें बताया गया, जो हमें पता चला छानबीन करने के बाद, वो नाम था लाहौरी राम बाली। वो जालंधर में हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ जो मूवमेंट चली देश के अंदर, उस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। वो 105 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। जो 105 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, वो मिशन को समर्पित हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ-जहाँ पर भी मूवमेंट ने काम किया है, उस मूवमेंट में वो शामिल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, अगली आवाज़ उनकी होगी। बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज़ बताएँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? मैं 1948 में दिल्ली पहुंच गया था। मैट्रिकुलेट करने के बाद 1947 में मैंने मैट्रिकुलेशन कर ली। मेरे बड़े भाई वहाँ नौकर थे, इसलिए मैं भी दिल्ली पहुंच गया। तो 1948 में पहली मुलाकात मेरी बाबा साहब के साथ हुई और मेरे साथ केसी सुलेख, जो अभी चंडीगढ़ में है, जिंदा हैं, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों ने बाबा साहब से मुलाकात की। अच्छा, क्या बात हुई थी जब मुलाकात हुई? उस वक्त क्या डिस्कशन हुई थी? उस वक्त मूवमेंट चलना शुरू हो चुकी थी या फिर तैयारी चल रही थी अभी? देखो, बाबा साहब की तो मूवमेंट पूना पैक्ट जब बना 24 सितंबर 1932 को, तो मूवमेंट तो तभी से सारी जगह शुरू थी। लेकिन पंजाब में सेठ किशन दास बहुत बड़े आदमी हुए हैं। वो वाकई सेठ थे। वही बाबा साहब अम्बेडकर को जालंधर पंजाब में 27 अक्टूबर 1951 को लाए और उन्होंने ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बुनियाद डाली। तो उनकी वजह से पंजाब अम्बेडकर वाद का एक गढ़ बना। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ काम किया। तो मैंने आखिरी बार बाबा साहब अम्बेडकर से 30 सितंबर 1956 को मुलाकात की, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली में। वहाँ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आखिरी मीटिंग थी। उसमें दो फैसले हुए। एक तो फेडरेशन को तोड़ करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाना है, और दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जैसे लोकसभा के मेंबर, ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे वोटों से चुने जाते हैं लेकिन सेवा करते हैं अमीरों की, गद्दारों की, जुल्म ढाने वालों की। इसलिए इनकी जो रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। इसको नौकरियों की रिजर्वेशन से मत मिलाना, वो अलग है। वो संविधान में उसका प्रोविजन भी अलग है। तो इस तरह से मैंने बाबा साहब को वचन दिया। 30 सितंबर 1956 को बहुत बीमार थे, तो मैं बैठा रहा। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं उनको मिला और मैंने उनको वचन दिया कि आपके जाने के बाद आपकी विचारधारा को मैं आखिरी दम तक जीवित रखूंगा, चाहे इसमें मुझे खून का आखिरी कतरा क्यों ना डालना पड़े। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो वचन मैंने बाबा साहब को दिया, मैंने उसको निभाया और आज भी निभा रहा हूँ उन 93 साल की उम्र में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ जब आपकी मुलाकात होती थी, तो किन बातों पर चर्चा हुआ करती थी? क्या चर्चा किया करते थे? और कुछ लोग जो समाज के थे, जो गद्दार थे, वो उन मीटिंगों को ध्वस्त करने का या नुकसान करने का काम कैसे करते थे? देखो, ऐसा है कि बाबा साहब हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। पॉजिटिव
यानी क्या करना है आगे, जो अच्छा है वो क्या करना है, और लोगों को कैसे जगाना है, लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, लोगों के अंदर तर्कशीलता, इससे बहुत जोर देते थे वो। रैशनैलिटी, तर्कशीलता, विवेकी होना, लोगों को ये बनाने के लिए वो बहुत जोर देते थे कि लोगों के पास जाओ, लोगों को तर्कशील बनाओ, ऑर्गेनाइज करो। अगर तर्कशील होंगे तभी वो अपनी बात करेंगे। अगर वहम में होंगे, अंधविश्वासी होंगे, रूढ़िवादी होंगे, तो वो आपकी बात नहीं करेंगे, अपनी भी नहीं करेंगे, रूढ़िवाद की करेंगे। इसलिए तर्कशील बनाना लोगों को सबसे बड़ा जरूरी है। उनकी जो एक किताब है, महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म, किताब का नाम है, जो आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। वो हिंदी में है, पंजाबी में है, अंग्रेजी में है, बहुत सारी विदेशी भाषाओं में हो गया। उसमें एक जगह लिखते हैं आप बाबा साहब, व्हाट इज बुद्धिज्म, सवाल करते हैं अपनी किताब में, जवाब देते हैं रैशनैलिटी एंड मोरालिटी इज बुद्धिज्म, यानी तर्कशीलता और नैतिकता, ये दोनों को मिला दें बुद्धिज्म बनता है। बिल्कुल। तो तर्कशीलता पे बहुत जोर देते थे। खुद भी वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। वो जैसा कहते थे वैसा करते थे, जैसा करते थे वैसा कहते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। महात्मा गांधी क्या चाहते थे और बाबा साहेब भीमराव जो मिशन को लेकर के चल रहे थे, गांधी उसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे उस वक्त? देखिए, गांधी जो है, गांधी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा मुगालता है। गांधी अपने आप में बहुत स्पष्ट था। मैंने गांधी के ऊपर किताबें लिखी हैं, रंगीला गांधी, गांधी महात्मा या गांधी महात्मा या रंगीला, ऐसे मेरी कई किताबें हैं। ऐसे बाबा साहब की भी किताबें हैं, रांडे गांधी जना, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, ये किताबें हैं उनकी। जैसा मैंने कहा, गांधी अपने आप में बहुत स्पष्ट था। गांधी ने लिखा है, मैं सनातनी हिंदू हूँ। ये गांधी ने लिखा है, कहा नहीं मैंने कहा, राइटिंग में है उसके। मैं सनातनी हिंदू हूँ। सनातनी हिंदू कौन होता है? जो तमाम पुराने ग्रंथों को मानता है, जो तमाम परंपराओं को मानता है। उसने कहा, मैं गौ पूजा के हक में हूँ, मैं चोटी रखने के हक में हूँ। ये तमाम चीजें उसने कही है, मैंने अपनी किताबों में लिखी है, वो कहता हवाला दे के लिखी है। तो गांधी के बारे में लोगों को बड़ी गलतफहमी है। वो हिंदू विचारधारा का था और वो उसी का प्रचार करता था। जब शाम को वो मीटिंग लगाता था तो क्या करता था? कथा करता था। कथा यानी गीत, जो भजन है उनको गाना। यानी उसका और बाबा साहब का बहुत अलग अलग है। मेरी किताब है अम्बेडकर बनाम गांधी, उसकी तकरीबन 20,000 कॉपी लग चुकी है। अच्छा जी। उसमें मैंने बताया गांधी क्या था, अम्बेडकर क्या था। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजनीतिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन उस पार्टी का अंत कैसे हुआ? उस पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल क्यों हो गए? ये बात ऐसा है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं और दादा साहब गायकवाड़ पार्टी की तरफ से जम्मू में गए। जम्मू में हमने भाषण भी किया। 1966 में, जैसे मैंने बताया कि मैं नेशनल सेक्रेटरी था, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर था, तो 1966 में दादा साहब गायकवाड़ एक प्रस्ताव लेके आए
कि इलेक्शन में कांग्रेस के साथ भी समझौता होगा। उसको मराठी में युति बोलते हैं, युति। युति का मतलब समझौता। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई दिल्ली में, 17 जनपथ नई दिल्ली पर, 15, 16, 17। ये उस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक जगह थी, वहाँ मीटिंग हुई। तो मैंने कहा नहीं, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करना। मैं अकेला रह गया। लेकिन अपने ये YB चौहान, जिससे दादा साहब वादा करके आए थे कि मैं यूनानिमस एक मत फैसला कराऊंगा, उसमें मैंने कहा नहीं, मेरा इख्तिलाफ है। नोट ऑफ डिसेंट मैंने लिखा। और फिर जब ओपन मीटिंग हुई दिल्ली में, तो मैंने ऐलान किया कि मेरे साथियों ने रिपब्लिकन पार्टी की आज कब्र खोद दी है और मैं आज इससे त्याग पत्र देता हूं। लेकिन त्याग पत्र देके मैंने किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मैंने उसको रिवाइव किया। आज उसका बहुत बड़ा दफ्तर है नागपुर में। आज उसकी 3.5 एकड़ जमीन पे नागपुर से चिचोली गांव में, वहाँ बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हर साल ट्रेनिंग होती है, मेंटल, मॉरल, फिजिकल। तो मैंने उसको खड़ा किया है। और फिर जो बाबा साहब के लिखे हुए हाथ की मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसके ऊपर मैंने लड़ाई की। और उसके बारे में अभी किताब छप गई है कि मैंने क्या क्या किया है। तो उसकी वजह से आज बाबा साहब की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस 22 वॉल्यूम आ गई, 22। ये अगर लेनी हो तो अम्बेडकर फाउंडेशन 17 जनपथ नई दिल्ली से मिलती है, अंग्रेजी में, हिंदी में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जब आप जंग लड़ रहे थे, ये मैं जंग कहूंगा क्योंकि ये जंग ही थी, आज़ादी की जंग, उस मनुवाद से, या फिर ये जंग थी गुलामी से आज़ादी पाने की जंग, जो अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और आप जैसे लोग लड़ रहे थे। उस दौरान समाज के लोग सपोर्ट में कम आए। ये दिख रहा है कि लोग इस जंग में आने से कतराते रहे, इस जंग को लड़ने के लिए कतराते रहे, जो आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जगह जगह मूर्तियां लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, ये बाबा साहब के राजनीतिक विरोध नहीं करे, खाली करते थे। ये उनके सिद्धांतों पे हमला करते थे। हमारी पहुंच कम थी, हमारे साधन कम थे, हमारे वर्कर कम थे, हमारे आदमी समर्पित कम थे। इसलिए हमारी मूवमेंट जितनी चाहिए थी उतनी नहीं फैली। पंजाब और महाराष्ट्र और यूपी, ऐसे 3-4 सूबे हैं जिसमें बाबा साहब की मूवमेंट शुरू से बहुत कायम रही। मिसाल के तौर पर अलीगढ़, वहां से BP मौर्य जनरल सीट से RPI से लोकसभा का मेंबर जीता। समझे? तो मेरे कहने का मतलब, जो कुछ हम लोगों ने किया, वर्करों ने किया, आज उसका नतीजा है कि आज किसी देश में, मैंने किसी देश कहा, आप कनाडा में जाओ, आप इंग्लैंड में जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जर्मनी में जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, आपको बाबा साहब के पुतले लगे मिलेंगे, उनका लिटरेचर मिलेगा। हमारे लोगों ने बाहर से लिटरेचर मंगा के, ताइवान से, ताइवान देश है, वहाँ उन्होंने लिटरेचर छापा बाबा साहब का, वो मंगवा के कंटेनर बाहर के देश में ले गए। वहाँ की लाइब्रेरियों में हमारे पंजाबियों ने, अम्बेडकरियों ने किया। चानन चाहल उसका नाम है, जिसने बहुत बड़ा काम किया, आज वो है नहीं। अच्छा,
पंजाब की धरती पर क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कभी आए थे? इस धरती पर कभी उन्होंने आकर के भाषण किया है या जम्मू कश्मीर की धरती पर कभी गए थे? देखो ऐसा है, 27 अक्टूबर 1951 में अभी आप अम्बेडकर भवन होके आए? नहीं, अभी नहीं गए। बाहर से अभी जाएंगे, अभी जाएंगे वो। 27 अक्टूबर 1951 को सेठ किशनदास कलेर, उनका नाम था सेठ किशनदास कलेर, वो बाबा साहब को लेके आए जलंधर। जी जलंधर, लुधियाना, पटियाला। जी 27, 28, 29 जी 3 दिन का दौरा था। यहाँ राजा झांसी हवाई अड्डे पे उतरे थे, पंजाब आए। जब अंग्रेज का राज था तो शिमला, गर्मियों में शिमला जो था जी वो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। जी शिमले में बाबा साहब अक्सर अपने कैबिनेट में आते थे, समझ बात। जी। जब जलंधर की धरती पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आए, आप उनके साथ उस वक्त थे और क्या भाषण हुआ था यहाँ से? नहीं, मैं नहीं था साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी और जगह लगी थी, वहाँ भी बाबा साहब को जाना था। जी जो उनका भाषण हुआ वो किताबों में छप चुका है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था, 2 घंटे का। तो जो ट्रिब्यून अखबार है उसने लिखा था कि 5 लोग थे, 5 लाख लोग, जी जबकि लोग 10 लाख से भी ज्यादा थे। ये तमाम इलाका जो है ये जंगल ही था। मैंने भी खेत खरीद के घर बनाया। जी तो यानी बहुत बहुत ज्यादा लोग ज्यादा थे, लुधियाना में थे, पटियाला में थे। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर की धरती पर भी गए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर के वहां पर बहुत ज्यादा काम किया है आपने, जो मुझे जानकारी मिली है। तो क्या कठिनाइयां रही और किन किन लोगों से वहां पर संपर्क हुआ जो मिशन को समर्पित थे उस वक्त? देखो वहाँ पर बाबू मिल्खी राम थे, अमरनाथ, अमरनाथ और एक दूसरी फैमिली थी, उनका सारा परिवार, ये तमाम लोग। देखो उस वक्त तो किसके पास रहना, कहाँ खाना खाना, कहाँ सोना, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं। जी ये कार से, बस से जाना पड़ता था, हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरे ऊपर केस बना था, हिंदुइज्म धर्म जा कलंक। अच्छा। मैंने किताब लिखी हिंदुइज्म धर्म जा कलंक। जब उसकी 20,000 कॉपी बिक गई, हाँ। तब पंजाब गवर्नमेंट ने, प्रकाश सिंह बादल ने उसको बैन कर दिया। अच्छा जी। 72 में। हाँ। समझे बात। हाँ जी। तो वो जो किताब थी ना, हाँ जी। उसने मुझे बहुत पैसा भी दिया, बहुत परेशान भी किया। जी। जब मुकदमा बना मेरे ऊपर तो मैं क्या करता था, तमाम हिंदू ग्रंथ मंगाए तैयारी के लिए, केस लड़ने के लिए। तो मैं यहाँ से बस में बैठता था, तो रास्ते में पढ़ते जाना, मार करते जाना, पठानकोट से बस बदलनी। ऐसे मुझे तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते थे। तो मैं किताबें मार करता था अपनी तैयारी के लिए। फिर मैं उसकी पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी की। इतने में मुझे गिरफ्तार करने के बजाय पंजाब सरकार ने किताब ही बैन कर दी, मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मतलब आपकी आवाज जो लोगों तक पहुंच रही थी उसे रोकने के लिए बजाय आपको गिरफ्तार करने के किताब को बैन कर दिया गया। वो इसलिए कि अगर मुझे गिरफ्तार करते तो सारे इंडिया में शोर मचला था। मैं कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो खेत में ढेर कूड़ा खिलाने वाला। मैं तो आज भी मेरे हर जिले में आदमी है जी। जम्मू से लेके केरल तक हर जिले में आदमी है। अच्छा, जब आप लोग जाते थे मूवमेंट का काम करने के लिए, खाने का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त कैसे होता था उन परिस्थितियों में जब जंग आज़ादी की थी, अंग्रेजों से नहीं मनुवाद से आज़ादी की थी? देखो ऐसा है कि ये बात होती है सोच की, दिल की। मैं क्या करता था,
पंजाब में भी। पंजाब में मैं जाता था, लोग अच्छे कपड़े बिछा के अच्छा खाना देना, अच्छा रहना देना करना, बहुत इज्जत मान करते थे, आज भी करते हैं। जो भी आते हैं मेरे पैर हाथ लगाते हैं वगैरह वगैरह, मैं करता नहीं। देखो, थैले में गुड़ और चना, अदरक, 3 चीजें रखना, थैला हर वक्त साथ रखना, कहाँ जरूरत पड़ जाए खा लेना। अच्छा, ऐसे था। यहाँ तक के रेलवे स्टेशन पे अखबार बिछा के सो जाना, हमने वो समय गुजारा है। ये दिल की बात है। लोग एक चीज कहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सूट बूट पहन कर रखते हैं, वो सूट बूट में रहते थे, जबकि उनका समाज जो था वो बड़ी गरीबी में था। और वो क्या चाहते थे, क्या मैसेज दे रहे थे उस वक्त समाज को बाबा साहेब भीमराव ऐसा अंबेडकर? है, एक बार आपको पार्लियामेंट की बात बताता हूँ। एक मेंबर ने बाबा साहब पे कटाक्ष किया कि आप तो सूट बूट पहनते हैं, और जो उनका सेवादार थे ना, सेवादार तो बहुत होते हैं, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी, फूड साफ करना, सारा कुछ करना। तो उसने कहा कि भाई आप तो सूट बूट पहनते हैं, तो ठीक है, कल मैं आऊँगा, जैसे हमारे लोग पहनते थे वो पहन के आऊँगा। तो एक ने आवाजा दिया, क्या पहन के आओगे? क्या मैं लंगोट लगा के आऊँगा। लंगोट, जो गांधी लगाता था। हैं? धोती पहन के? नहीं, लंगोट। अच्छा, सिर्फ लंगोट डाल के आएंगे? ऐसा उन्होंने कहा। मैंने लंगोट पहने हुए होशियारपुर में देखे, खड्डी में खड्डी जलाते हुए लोग देखे हैं, काली लंगोट। तो ऐसा है कि बाबा साहब सबको बोलते थे अप टू डेट रहो। पहले तो पहनने नहीं दिया, वो सबको कहते थे अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मुर्दार मत खाओ, वो सबको कहते थे। जो गरीब हैं उनको उठाने के लिए तो उन्होंने किया था जी। उन्होंने कम मुसीबतें नहीं झेली, बिल्कुल, बहुत मुसीबतें झेली हैं उन्होंने। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, अब नया संसद भवन बना है, उस संसद में जिस तरीके से उस संसद का उद्घाटन हुआ है, पूजा पाठ करवाया गया है, एक आप उसे कैसे देखते हैं? दूसरा ये, अब संविधान कितना सुरक्षित है या संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, जो नई संसद बनी उसको पहले तो ये देखो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, 21 पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका बाइकाट किया जी। पहली बात जी। दूसरी बात, वहाँ पर जो कुछ हुआ, वहाँ पर हवन किया गया, वहाँ 20 के करीब साधु मुस्टंडे इकट्ठे किए गए, ये सारा कुछ ब्राह्मणवाद का किया गया। हम इसको बिल्कुल इसके समर्थक नहीं हैं, हम इसको गलत समझते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। वो उसका जनाजा तो 21 पार्टियों ने निकाल दिया, हमें क्या निकालना है जी। उन्होंने जो कह दिया उससे आगे क्या कहना है जी। बाकी जो संविधान की बात है, देखो ऐसा है, ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है, अम्बेडकरी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट हैं और कांग्रेस के लोग, ये तमाम लोग मिलके इस बात के लिए लड़ेंगे कि संविधान जो रहना चाहिए। अगर संविधान इधर उधर हो गया तो समझो हिंदू राज आ गया। वहां पर सेंगोल लाया गया है, सेंगोल दिया गया है, ये तो राजाओं की परंपरा बताई जा रही है, वो चीजें तो हो रही हैं। नहीं, ऐसा है, मैंने अभी भीम पत्रिका में आर्टिकल लिखा है। हाँ जी। तो एड्रेस देंगे तो आपको भेज देंगे जी। बाबा साहब अम्बेडकर की एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 1, उसमें बाबा साहब ने इसका जिक्र किया है। ये दूसरे लोग नहीं लाए, ये ब्राह्मण लाए थे बनारस से,
जो बाबा साहब ने लिखा मैं वो बता रहा हूँ। जी। ये वॉल्यूम 1 में है। वो ब्राह्मण लाए बनारस से डंडा, तो उन्होंने वहाँ हवन किया और नेहरू को डंडा दिया। समझी बात? जी। ये बाबा साहब ने लिखा है। जी। तो बाबा साहब ने कहा कि ये तुमने ये उसने किया ये, लेकिन नेहरू ने कभी भी डंडा अपने हाथ में नहीं रखा। वो इलाहाबाद म्यूजियम में था, वहीं से लाए वहीं लेके गए। समझी बात? जी। तो ये तो ऐसे बकवास है और कुछ नहीं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। फिर अगर मौका मिला तो आपसे चर्चा करेंगे इन चीज़ों। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला और हमारी बातचीत रिकॉर्ड की है। इसमें मेरी बायोग्राफी आपको देता हूँ, उसमें से आपको जो कुछ अच्छा लगे आप ले सकते हैं। वो 93 साल के व्यक्ति जिनके साथ अभी हमने इंटरव्यू किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ, जिन्होंने दलितों के हक के लिए जंग लड़ी, उनसे मिलने के बाद उन्होंने 1-1 रुपया जमा करके अपने साथियों के साथ मिलकर के जालंधर के मेन बाजार में अंबेडकर हॉल का निर्माण किया और वहां पर लाइब्रेरी का निर्माण भी किया, जिस लाइब्रेरी के अंदर ऐतिहासिक फोटो हैं और ऐतिहासिक फोटो के साथ साथ यहाँ पर वो किताबें हैं और ये लाइब्रेरी दी गई है समाज के बच्चों को जो यहाँ पर पढ़ सकें बाबा साहेब का इतिहास। अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस सारे जिम्मेवारी को जो निभा रहे हैं व्यक्ति, उनसे पहले बात करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं बलदेव राज भारद्वाज। आपके कंधों पर ये सारी जिम्मेवारी है, उन्हें लगता है कि ये जिम्मेवारी आप बखूबी निभा रहे हैं और आपके ट्रस्टी जो लोग हैं ट्रस्ट में वो सब जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कब ये लाइब्रेरी और इस अंबेडकर हॉल का उद्घाटन किया गया, नींव पत्थर रखा गया और उसकी हिस्ट्री क्या? सबसे पहले मैं जो आपका चैनल है आरटीआई न्यूज़ डिजिटल, बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहां आए हैं और हमारे अंबेडकर भवन को कवर कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। यहाँ ये जो अंबेडकर भवन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 27 अक्टूबर 1951 को इस धरती पे आए थे और यहाँ लाखों लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद जो श्री एल.आर. बाली जी, जिन्होंने बाबा साहब को प्रॉमिस किया था, उनको वचन दिया था 1956 30 सितंबर 1956 जो वो कि बाबा साहब आपके जाने के बाद मैं आपकी मशाल जो है उसको जलती रखूंगा। उन्होंने इस जगह को खरीदने के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा करके लोगों से ये जगह खरीदी और इस जगह खरीदने के बाद उन्होंने इस जगह का अंबेडकर भवन के नाम पर ट्रस्ट बना दिया और जिसके 15 ट्रस्टी नामजद हैं और ये जो सब कुछ चल रहा है वो ट्रस्ट की ओर से चल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के अंदर जो लोग दिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा और जिन लोगों की जद्दोजहद से जालंधर के अंदर अंबेडकर साहब का वो प्रोग्राम सफल हुआ, वो लोग कौन थे और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये लोग कौन थे? ये तस्वीर मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ की? ये सारी बाबा साहब की तस्वीरें हैं, बहुत रेयर तस्वीरें हैं। तो जो इनकी डिटेल्स हैं हर तस्वीर के नीचे लिखी हुई है और ये जो नीचे तस्वीरें लगी हुई हैं ये श्री बिहारी लाल खार जी हैं, श्री एल.आर. बाली जी के बड़े भाई हैं और इन्होंने 1982 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी करवाने के लिए मरण व्रत रखा था, तो तब सरकार को झुकना पड़ा और बाबा साहब के जन्मदिन की छुट्टी जो गजटेड करनी पड़ी। ये साथ में एक तस्वीर और मुझे दिखाई दे रही है, चरणदास। ये श्री चरणदास निधड़क जी हैं, ये आरपीआई के जो मेन लीडर हैं उनमें से एक हैं। 1964 का जो मोर्चा लगा था आरपीआई का, ऑल इंडिया का, उसमें इनका बहुत योगदान था। और इसके आगे ये श्री हजारा राम बोधी जी हैं, ये भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के
मेन लीडरों में से थे और एक अम्बेडकरी समर्पित अम्बेडकरी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है अम्बेडकर मिशन के लिए लगाया। और ये शहीद राम प्रकाश जी हैं जो 1964 का मोर्चा लगा था। लाखों लोगों ने यहाँ गिरफ्तारियां दी थी और जो इन्होंने इस आरपीआई मोर्चे के अंदर आरपीआई ने अपने समाज के लिए 14 मांगे रखी थी और जो इनकी वजह से गवर्नमेंट को माननी पड़ी। और ये राम प्रकाश जी हैं शहीद। ऐसे 14 हमारे शहीद हुए थे। ये श्री राम प्रकाश जी जो ये जलंधर के हैं, तो ये इनका जो संस्कार भी है ये यहाँ जलंधर में ही किया गया था। अच्छा, बाकी ये जो हिस्ट्री और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, किस प्रकार की किताबें उन्हें मुहैया करवाई जाती हैं? मैं एक और हमारे ये जो अम्बेडकरी साथी रह गए हैं, श्रीमती अजीत कौर बाली, ये बाली जी की पत्नी है। अच्छा जी। जो 1964 का मोर्चा लगा था, ये भी बाली साहब के साथ जेल में थे और साथ ही इनके 2 बच्चे जेल में थे। बाकी जो आपने पूछा है इस लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी में बच्चे यहाँ आते हैं, अपने स्टडी करते हैं, सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ कोई रिसर्च वर्क भी जो है यहाँ करते हैं। हमारे पास ये बाबा साहब की वॉल्यूम्स हैं, बुद्धिज्म पे किताबें हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई या बाबा साहब के ऊपर लिखी गई, और भी जो है दूसरे देशभक्तों की किताबें हैं जिस पे लोग बच्चे आके अपनी रिसर्च करते हैं। और यहाँ मुझे बताते हुए ये मान महसूस होता है कि यहाँ फ्री कोचिंग भी चलती थी जिसमें लोग अपने बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स के लिए फ्री तैयारी करवाते थे उनको। जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। साथियों, सवाल ये है कि 93 साल की उम्र में वो जज्बा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ रहना ही खुद में एक जज्बा था। और लाहौरी राम बाली उनके साथ रहे हैं। वो आज़ादी की जंग लड़ी है जिस जंग में शोषितों, दलितों और पिछड़ों को आज़ाद करवाने की बात की जा रही थी, जंग लड़ी जा रही थी। जो हमने इनसे जाना वो हम आप सब के सामने रख रहे हैं। और 105 जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों को, उन लिटरेचर्स को अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ समझ आने लगेगा कि भारत के अंदर बहुजन समाज का उस वक्त हालात क्या थे। और आज अगर बहुजन समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज़ादी मिली है, एक आज़ाद जिंदगी जीने का सुख मिला है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को और लाहौरी राम बाली जी जैसे शख्सों का शुक्राना अदा करना चाहिए और इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज के लिए क्या करना है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती या फिर नहीं दिखाना चाहते। धन्यवाद।